मातरम। बंधुओं, वर्तमान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है जातिगत जनगणना। वास्तव में अपना देश विविधताओं का देश रहा है और इन विविधताओं को कुछ धूर्त लोगों ने विभाजन का स्वरूप देकर लाभ उठाया है। वर्तमान समय में भी प्रयास कुछ इसी प्रकार का है। वर्तमान पे चर्चा करने से पहले एक बार इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन या ऐतिहासिक चर्चा आवश्यक है। वास्तव में जाति शब्द को हम वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था और जाति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं नहीं। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में इसका सबसे पहले ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन जो ये 4 वर्णों की बात होती है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, जो कि बाद में जोड़ा गया था, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था कही जाती है। और ऋग्वेद में भी जो वर्ण शब्द, चूंकि वर्ण का अर्थ रंग होता है, कलर, तो ये जो समाज था या व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों के रंग की बात कही गई है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसे वर्तमान में हम वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब की बात करते हैं, उसी प्रकार जो कार्य होता था उसकी श्रेणी निर्धारित करने के लिए भी एक विचार है कि इस वर्ण शब्द का उपयोग हुआ और एक प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को एक वर्ण का माना जाता रहा। तो जैसा कि विद्वानों का मानना है कि जो वर्ण है वो एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, एक कार्य करने वालों की श्रेणी, एक निश्चित प्रकार का कार्य करने वाले एक निश्चित वर्ण के लोग माने जाते रहे हैं। जैसे जो रक्षक है वो क्षत्रिय है, जो ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण है, और इसके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। एक घटना आती है कि जब अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य हो जाता है और वो भिक्षाटन के लिए जाता है, लोग देखते हैं कि अंगुलीमाल आया है तो लोग अपने छतों पे चढ़ जाते हैं और पत्थर फेंक के उसको मार डालते हैं। अंतिम समय में बुद्ध उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि उससे पूछते हैं कि भाई तुम को लोगों ने इतना मारा, तकलीफ हुई? तो अंगुलीमाल ने कहा कि जो स्थिर है उसको क्या फर्क पड़ता है। तो एक ये दार्शनिक विषय था। मूल विषय ये है कि बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि अंगुलीमाल की आप मृत्यु हुई तो वो किस गति को प्राप्त होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल सद्गति को प्राप्त हो गया क्योंकि वो ब्राह्मण होकर मरा है। ब्राह्मण होकर मरने से क्या तात्पर्य है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको। ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त है वो ब्राह्मण है, वही किसी को शिक्षा दे सकता है। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक ब्रह्म ज्ञानी का बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा क्योंकि वो ज्ञानी का बच्चा है। अरे वो अनपढ़ होगा तो थोड़े ब्राह्मण होगा। एक क्षत्रिय का बच्चा अगर वो शराब पी के नाले में पड़ा है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा? ये ऋग्वेद के अनुसार ऐसी व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी। अर्थात ये सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप थे, जो जिस तरह का कार्य करेगा उसके वर्ण का निर्धारण उसी के अनुसार होगा, और वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से निर्धारित होती थी। जो कृषि करेगा वो शूद्र होगा, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा। ये व्यवस्था थी, एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप, एक कहे कि कार्य पद्धति से बनी हुई व्यवस्था थी। इवन अगर हम भगवद गीता में देखें तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बार बार वो कहीं वो जाति का नाम नहीं, धर्म की बात करते हैं कि अपना जो कर्म है उसको गॉड गिवन ड्यूटी, वो ड्यूटी की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। अर्थात जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको ईश्वर प्रदत्त मान के उसको करिए। ये आगे भी इस पे बहुत सारे, इवन रविदास की बात करें, रविदास को ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो उनका काम था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ण व्यवस्था बेसिकली एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप था। बाद में
जाति व्यवस्था जो आज वर्तमान रूप में देखी जा रही है, इसकी शुरुआत गुप्ता पीरियड से माना जाता है कि उसी के आसपास इस तरह की व्यवस्था बनने लगी थी कि कुछ चालाक लोगों ने ये जो व्यवस्था कर्म के आधार पर थी उसको जन्म के आधार पर कर दिया था। बाद में और जब आक्रांता बाहर से आए तो उन्होंने इसमें कुछ और परिभाषाएं जोड़ दी। वास्तव में ये समय समय पर कुछ चालाक लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार और अपने लाभ के लिए शब्दों के अर्थों में परिवर्तन करना, दो चार नए अर्थ जोड़ देना, ये काम करते रहे। आगे चल के जाति, कास्ट के इंग्लिश में कास्ट और हिंदी में जाति शब्द ऐसा प्रयोग होने लगा। कास्ट बेसिकली कास्टा पुर्तगीज और स्पेनिश वर्ड है जिससे बना है, जिसका मतलब होता है रंग। अब वास्तव में यही वो समय था जब कास्ट को जाति से और कास्ट चूंकि रंग के लिए था तो इसको फिर ले जाके वर्ण व्यवस्था से जोड़ दिया, अन्यथा इसका वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। मूल रूप से अगर कहा जाए तो जो जाति शब्द है इसका उपयोग अभी भी गांव में लोग करते हैं कि कोई सीड, कोई फसल बोते हैं तो जो बीज लाते हैं तो उसके जाति की बात करते हैं। कोई अगर मवेशी जानवर खरीद के लाते हैं तो पूछते हैं कि किस जाति का है, जैसे भैंस ले आए तो किस जाति की भैंस है, तो मुर्रा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति बेसिकली क्वालिटी या गुण दोषों के रूप में इसका उपयोग होता आया है। बाद में इसको बड़ी चालाकी से कुछ लोगों ने जन्म आधारित करके और इसकी हिरार्की बना दी। वर्ण व्यवस्था में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। काम तो काम होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए हिरार्की तो। और वैसे भी अगर हम अपने सनातन संस्कृति की बात करें तो सनातन व्यवस्था कभी भी कोई भी चीज हिरार्की में नहीं देखता है। युग की बात करें, पुरुषार्थ की बात करें, ये सब कुछ जो सनातन संस्कृति है वो हर चीज को एक सर्किल में देखने का आदी है। सृष्टि समाप्त नहीं हो गई, एक के बाद दूसरा युग आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा और ये गोल गोल घूमता रहेगा। तो हम कभी भी हिरार्की के फॉर्म में तो किसी भी चीज का आकलन हम हिरार्किकल फॉर्म में कभी नहीं करते थे। ये व्यवस्था हमारे यहाँ की बिल्कुल ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो व्यवस्था एक अभी बनी उसको आगे जीवंत रखने का कार्य भारतवर्ष में राजनीतिक दलों और नेताओं ने किया, चूंकि उसमें उनका अपना निहित स्वार्थ था। राजनीति जो आज़ादी के बाद शुरू हुआ, पहले तो जैसे कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उनका ऐसा कहने का तात्पर्य ये था, वो इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि कांग्रेस भावनाओं का दुरुपयोग करेगी। लेकिन उनको ये शायद आगे का ये नहीं था कि आने वाले समय में और भी ऐसे लोग होंगे जो लोगों की भावनाओं के साथ अलग अलग तरह से खिलवाड़ करेंगे। और ये जो कांग्रेस ने अपनी राजनीति शुरू की उसकी अगर कहें पराकाष्ठा किया किसी ने तो वो जनता दल था। जनता दल मूल रूप से कोई एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं थी, ये समीकरण बेस्ड पार्टी थी। इन्होंने समीकरण बनाया। समीकरण किस चीज का? जातिगत समीकरण। और विचारधारा क्या लिया इन्होंने? जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में लोहिया जी का दुरुपयोग किया, जयप्रकाश नारायण जी का दुरुपयोग बिहार में हुआ। वास्तव में जनता दल के जो टुकड़े आप देख रहे हैं ये कौरव हैं। ये 100 कौरव हैं जो टूट टूट के इधर उधर बिखरे हैं। सबका जो अगर कहें बेस एक ही है। और वो बेस क्या है? वो बेस है समीकरण, जातिगत समीकरण। पूरी की पूरी राजनीति इनकी जातिगत समीकरण पे आधारित है। और अब चूंकि अगर हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, हम अपने सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। जैसा कि भाई पहले जिसको हम आधुनिक मानते रहे वो तो आधुनिकता कहीं से थी नहीं, वो तो एक तरह से हमने जो है किसी से उधार लिया था।
वो हमारे किसी काम का नहीं है। जैसा कि अभी हमने एक वीडियो में बताया था कि दीपांकर गुप्ता ने इसके लिए वेस्ट टॉक्सिकेटेड वर्ड का उपयोग किया है कि हम लोग तो पश्चिम सभ्यता के नशे में थे, नशा उतर गया, कुछ लोगों का अभी भी नहीं उतरा, तो जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। तो अभी वर्तमान में ये प्रयास चल रहा है कि इंडिया से भारत की तरफ हम जब अपना मूवमेंट कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात हम अपने परंपराओं, संस्कृत, सभ्यता का विकास करके उनको आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में ये जो जाति व्यवस्था है ये कहीं नहीं टिकती है, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था के साथ जाति सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। और इसीलिए धीरे धीरे उसका, अगर हम कहें कि एक तरह से उसकी एक जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे थी। इन परिस्थितियों में इसको जीवंत करने का, भाई एक चीज आप सोचिए कि यदि सोलर सिस्टम से सन, बीच में से सूर्य निकल जाए तो जो उपग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। वास्तव में वर्तमान राजनीति में भी यही हो रहा है, क्योंकि ये जो हिंदी भाषी राज्यों के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनका एक ही एजेंडा है, वो सारे जाति केंद्रित राजनीति करते आए हैं। अगर जाति ही चली जाएगी तो फिर राजनीति करेंगे किसका? क्योंकि और तो उनको कुछ आता ही नहीं है भाई। अगर और उनका कोई आइडियोलॉजी हो या कुछ इस प्रकार का ज्ञान हो तो बात समझ में आती है, उसमें बहुत तो अनपढ़ है। तो कहने का तात्पर्य, और न दूरदर्शिता भी नहीं है, तो धूर्तता से आप कब तक शासन करेंगे? और जाति धीरे धीरे, जाति का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे है। अब उसको रिवाइव, उसको जीवंत करने के लिए एक प्रकार का आप कहें कि एक आखिरी जद्दोजहद जैसी चल रही है। क्योंकि वास्तविकता देखिए, अगर हम ये जो जातिगत जनगणना चल रही है, आखिर ये करके करेंगे क्या? आप कह रहे हैं कि जातियों के उनके अनुपात में दे दें, कैसे दे देंगे भाई? आप संविधान बचाओ बात कर रहे हैं कि वो संविधान खतरे में है, वो यहाँ संविधान खतरे में है, तो इसका मतलब आपको संविधान का ज्ञान ही नहीं है। संविधान में ऐसा किधर की व्यवस्था है कि आप जो है भाई, ये राष्ट्र आपको क्या लग रहा है? ये लड्डू है, ये केक तो है नहीं बर्थडे का कि आप उसको चाकू से काट के जो है जितने मेहमान आए हैं सबको एक एक पीस दे देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं संविधान में। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जो हैं उनके लिए व्यवस्था करने का प्रयोजन है भाई। आप ये भी जानते हैं कि अगर आप जातिगत जनगणना करेंगे तो भाई अब नीचे जातियों तक ही तो हम रुके नहीं है, समाज को तो हमने खूब अच्छे से बांटा है, जाहिर सी बात है। ये भाई समाज को हमने जनता दल की तरह ही बांटा हुआ है। तो कास्ट के नीचे फिर सब कास्ट आएंगे। क्या यादव एक ही हैं हर जगह? बिल्कुल नहीं है। क्या अखिलेश यादव अपनी बेटी की शादी किसी ग्वाले के बच्चे से करेंगे? कतई नहीं करेंगे, उसके पास कितना भी पैसा हो जाए। ठाकुरों में 2500 सब कास्ट है, ब्राह्मणों में 2500-3000 सब कास्ट है। किस जाति में नीचे डिवीजन नहीं है? सब में है। तो अब कहाँ तक उनका जोड़ेंगे? और फिर आप के पास कौन सा पैरामीटर है कि आप डिसाइड करेंगे कि किसको ज़्यादा, किसको कितना? जनसंख्या के आधार पे आप कैसे बांट देंगे? तो और अगर बांटेंगे तो फिर भाई, अगर हम तो फिर अलग अलग मत विचार भी हैं, उनमें कैसे प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है और थियोरेटिकली भी इम्पॉसिबल है। और ये इन नेताओं को पता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और जब एजेंडा नहीं है तो ये करें क्या? एक पॉलिटिकल थिंकर है हेयक, F.A. हेयक थे USA में। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी इज अ ट्रेजिक इल्यूजन। उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो राजनेता होते हैं, ये लोग इनको चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव,
प्रतिनिधि इनको चुनते हैं और सत्ता के गलियारों में भेजते हैं कि ये वहाँ जाएंगे और हमारे लिए यानी कि जनता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब ये सारे नेता एक बार चुनाव जीत के पहुँच जाते हैं, जो कथित रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहाँ जाके मनमानी करते हैं। कभी भी ये जिन्होंने इनको चुना है उसका ध्यान करते हैं? शायद ही कभी करते हो। अभी ये जो समाज को बांट रहे हैं, इनको इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि इसके क्या और प्रभाव हो सकते हैं, दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो तो संभव ही नहीं है, संविधान ही इसकी अनुमति नहीं देता। और ये जो कह रहे हैं अभी जो भी कुछ कर लें उसका कोई आउटकम नहीं आना है, तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? लोगों के मन में वैमनस्य क्यों पैदा कर रहे हैं? केवल और केवल अपने हितों को साधने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो कुछ भी ये जातिगत जनगणना के आधार पे हो रहा है, संभवतः शायद हमको अपने आसपास या सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है कि अब हम बौद्धिक, अगर हम कहें कि मेंटल डेवलपमेंट के इस लेवल पे हैं कि हम चीज़ों को समझ सकें और उसका सही मतलब निकाल सकें। तो आज का विषय यही था और हमने अपना काम विषय रख के किया। आप अपना काम इसका मूल्यांकन करके करें। धन्यवाद।